Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हमारा MD कैट केमिस्ट्री का लेक्चर है मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे UHS के सिलेबस में से एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स and structure and function of nucleic acid DNA। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लें तो ये दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जायंट मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसा कि डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, जबकि ऑर्गेनिक में फिर दो तरह के हैं, बायोपॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्लास्टिक ये सिंथेटिक है, रबर भी सिंथेटिक है और इसके अलावा डिफरेंट फाइबर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर हम प्रोसेस की बेस पे देखें तो दो तरह के होते हैं, एक एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स। एडिशन पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर मोनोमर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उससे बनने वाला पॉलीमर एडिशन पॉलीमर होगा। जैसा कि इथीन है, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब पॉलीमर बनता है तो वो पॉलीथीन बन जाता है। तो ये एडिशन पॉलीमर की आइडेंटिफिकेशन हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं। ये जो पॉलीमर होते हैं इसमें मोनोमर एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, इट इज कैटलाइज्ड बाय हीट और लाइट, और फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है जैसा कि आप चैप्टर नंबर 8 में हैलोजिनेशन में पढ़ते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले है इनिशिएशन। ये देखें, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या होता है? जिसमें OO बॉन्ड होता है, जैसा कि H2O2 में भी OO बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास पेरोक्साइड है। ये यहाँ दरमियान से ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले लेता है। होमोलिटिक क्लीवेज होती है और होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेबल मॉलिक्यूल निकल जाता है जैसा कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, और हमारे पास R फ्री रेडिकल बच जाते हैं। ये जो R फ्री रेडिकल है ये किसी भी जो हमारे पास मोनोमर है, जैसा कि ये स्टायरीन है, C डबल बॉन्ड C इसमें आ गया, इसका मतलब है एडिशन पॉलीमर होगा। तो ये R इसमें ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये R देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई बॉन्ड से आएगा, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा RCH2, और यहाँ जो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें मजीद मोनोमर ऐड होते जाएंगे, ये इस और यहाँ से पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देंगे और फिर इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से ये चेन ग्रो करती जाएगी। चेन ग्रो करती जाएगी तो इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। जो एडिशन पॉलीमर होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। जब हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मोनोमर आ जाते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोनोमर आ जाते हैं, जितने हमें मोनोमर चाहिए होते हैं, तो फिर हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ये जो फ्री रेडिकल क्योंकि 2 बने थे उनमें से एक यूटिलाइज हुआ है, एक अभी बाकी है, ये इस फ्री रेडिकल के साथ मिलकर यहाँ पर चेन को टर्मिनेट कर देगा और इस तरह हमारे पास एडिशन पॉलीमर जो है पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं उनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा कि ये विनाइल क्लोराइड है तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी जगह पर H लगा दें, क्लोरीन की जगह पर H लगा दें तो ये इथीन बन जाएगा, तो ये पॉलीथीन। अगर क्लोरीन की जगह हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन, तो ये पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम एसीटेट ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा विनाइल एसीटेट और पॉलीमर बन जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। अगर इसकी जगह मैं CN लगा दूंगा तो ये बन जाएगा विनाइल साइनाइड या क्रिलोनाइट्राइल,
तो इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ऑर्लॉन होगा। यानी यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो रहना ही है, सिर्फ आपने क्लोरीन की जगह ग्रुप चेंज करने हैं, हाइड्रोजन लगा दें, मिथाइल लगा दें, फिनाइल लगा दें, आप सायानाइड लगा दें, आप एसीटेट लगा दें, तो वो पॉलीमर बनते जाएंगे। इसी तरह हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथानॉल का निकल जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में यूजुअली तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है या मेथानॉल, लेकिन इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, चूंकि दोनों एंड पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो दोनों एंड पे ही रिएक्शन होता रहता है। इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर को। जैसा कि एग्जांपल देखें, ये हमारे पास टेरिथैलिक एसिड है, इसके दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, इसमें भी दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो OH देते हैं और अल्कोहल्स H देती हैं। OH और H मिलकर वाटर बनेगा और नया फंक्शनल ग्रुप एस्टर आ जाएगा। एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी और इस तरह लॉन्ग चेन बढ़ती जाएगी दोनों तरफ को, तो हमारे पास पॉली एस्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एस्टर ग्रुप आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉली एस्टर। पॉली एस्टर जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में एसिड OH देता है। खास बात यह है कि एस्टेरिफिकेशन में एसिड OH देता है और अल्कोहल H देती है, अदरवाइज जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उनमें एसिड H देता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एडिपिक एसिड है। देखें दोनों टर्मिनल्स पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, और ये हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन है, इसमें भी दोनों टर्मिनल पर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों टर्मिनल पर जब मौजूद होंगे तो फिर दोनों तरफ से चेन बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास एसिड OH देगा और अमाइनो ग्रुप H देगा, वाटर बन गया, और ये नया फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अमाइड बन गया। इसको हम पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाइड फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। आप इसको नाइलन 6,6 कहते हैं। नाइलन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये न्यूयॉर्क और लंदन में बना था। और 6,6 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोनों मोनोमर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन में 6-6 कार्बन है। इसके अलावा आप सिलेबस में बैकलाइट पढ़ते हैं, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमर ही है। जब डाइसक्राइड और पॉलीसक्राइड बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही होती है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डाईपेप्टाइड भी बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स प्रोटियोज से है, जिसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये हर स्पीसी में स्पेसिफिक होते हैं और इवन ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक भी हैं, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक भी हैं, और मोर देन 50 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं डिफरेंट जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं उनमें। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड्स बांड होते हैं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। जब तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं आएंगी, इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें उसकी कन्फिग्रेशन का कोई आइडिया नहीं मिलेगा। कन्फिग्रेशन का एक्चुअली पता चलता है जब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा कि इंसुलिन की सबसे पहले स्ट्रक्चर फ्रेडरिक सेंगर ने दी थी। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंसुलिन में इसने बताया था कि जो इसमें 51 अमाइनो एसिड हैं, 51 अमाइनो एसिड, एक में जहाँ 30 आएगा, 30 और 21 है, 31 और 20 नहीं है, 30 और 21 अमाइनो एसिड आएंगे, 2 चेन्स होंगी। उन चेन में जो सीक्वेंस था वो बताया था फ्रेडरिक सेंगर में। एक चेन में अगर 30 अमाइनो एसिड है, 30 अमाइनो एसिड का मतलब है उसमें 29 पेप्टाइड बॉन्ड है, और दूसरे में अगर हमारे पास है 20 अमाइनो एसिड है, तो सॉरी 21 है, तो उसमें 20 जो हैं वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। इसका मतलब है इसमें टोटल 49 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे जो है हमारे पास है इंसुलिन। हालांकि हमने ये देखा है कि इसमें 50 जितने अमाइनो एसिड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होता है, लेकिन चूंकि इसमें 2 चेन्स हैं तो दोनों चेन्स में एक एक पेप्टाइड बॉन्ड कम हो जाएगा और 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और ये सीक्वेंस हम एडमंड डिग्रेडेशन मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखें, ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, दिस इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स।
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्रोटीन में एनसीसी बांड होता है, एनसीसी एनसीसी एनसीसी, चेक कर लें एंड तक। तो ये पेप्टाइड लिंकेज है। आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ये लीनियर सीक्वेंस है, एक दूसरे से अटैच हैं। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखें फोल्डिंग हो गई है और ये दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर फोल्डिंग डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की होती है, एक होता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स ये वाली स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। राइट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी। जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली राइट हैंड हेलिक्स में क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये बाहर वाली साइड पे चले जाते हैं। जब ये अल्काइल ग्रुप बाहर वाली साइड पे होंगे तो इसमें रिपल्शंस कम होंगी तो फिर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेफ्ट हैंडेड में ये वाले का अल्काइल ग्रुप अंदर वाली साइड पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, स्टेरिक रिपल्शंस होती हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूसरी टाइप है बीटा प्लीटेड शीट्स। ये हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। इसमें दो डिफरेंट तरह की शीट्स हैं, जैसे बुक होती है हमारे पास इस तरह से, ये एक शीट है, फिर दूसरी शीट, इस तरह से शीट्स बन जाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट जो होती हैं ये एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। एंटी पैरेलल क्या होता है, एक अगर नाइट्रोजन यानी अमाइनो ग्रुप से शुरू होकर कार्बन की तरफ जा रही है तो दूसरी कार्बन से दूसरी उसके सामने वाली साइड कार्बन होगी। यानी एक का अमाइनो ग्रुप अगर इस साइड पे है तो दूसरी जो हमारे पास चेन है उसका अमाइनो ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होगा। तो ये एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल रही होती है, एक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रही होती है। जबकि पैरेलल में दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं, दोनों के अमाइनो ग्रुप एक ही साइड पे होते हैं और दोनों के कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सेम साइड पे होते हैं। देखें दोनों फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रही हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की। इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं। अगर आप प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखें, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH और O आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है क्योंकि हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, और ये वाला आयनिक बॉन्ड है। तो ये सारी तरह की जो फोर्सेज हैं ये प्रोटीन को फोल्ड होने में हेल्प करती हैं। तो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर जो फोल्ड करती है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब टर्शरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग की वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और दूसरी वजह हमारे बॉडी में जो मीडिया है वो पोलर है, वाटर है। हमारे बॉडी में चूंकि वाटर पोलर मीडियम है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो प्रोटीन के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हैं वो वाटर की तरफ हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से अवे चले जाते हैं। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से अवे चले जाते हैं तो वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक प्रोटीन की नॉन फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन की फोल्डेड स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो तरह के यूनिट शो करवाए हैं, एक हाइड्रोफोबिक है और दूसरा हाइड्रोफिलिक है। जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो बाहर वाली साइड पे रह जाएंगे क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल में वाटर मौजूद है हर जगह। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हैं वो वाटर वाली साइड पे होंगे, जबकि हाइड्रोफोबिक सारे वाटर से अवे चले जाएंगे अंदर वाली साइड से, जिसकी वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर फोल्ड कर जाएगी। फोल्डिंग का फायदा क्या होता है, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरेक्ट कर लेती हैं, जैसा कि कवलेंट और नॉन कवलेंट बांड के ज़रिए। तो ये हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इकट्ठी हो गई हैं वाया कवलेंट और नॉन कवलेंट बॉन्ड्स। अब क्वाटर्नरी और टर्शरी स्ट्रक्चर दोनों की दो टाइप्स होती हैं, एक फाइब्रस या स्ट्रक्चरल पॉलीमर और दूसरा होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस इस तरह फाइबर की तरह की हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, और ये कैराटिन और कोलेजन इसकी एग्जांपल है। ये आमतौर पर जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वहाँ पर होती हैं जहाँ पर नॉन पोलर मीडियम होता है, यानी वाटर बहुत कम होता है, जैसा कि हमारे नेल्स और हेयर्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल इन नेचर, और स्फेरिकल नेचर की एक एग्जांपल इस प्रोटीन की हीमोग्लोबिन है। इसके स्फेरिकल होने की वजह एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और दूसरा वाटर का मौजूद होना है, पोलर मीडियम का मौजूद होना है।
लास्ट में है डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं और इनका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड होता है। आप अगर तो नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड मिले तो उसको हम कहते हैं, या सॉरी, नाइट्रोजन बेसेस और शुगर और फास्फोरिक एसिड मिलें तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर फास्फोरिक एसिड ना हो तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजन बेसेस आरएनए और डीएनए में फ़र्क होता है एक बेस का। जो हमारे पास है इसमें प्योरीन होती हैं वो एडेनिन गुआनिन और पायरेमिडीन साइटोसिन और यूरासिल थायामीन। ये जो यूरासिल और थायामीन है यहाँ पर फ़र्क है। डीएनए में जो होता है थायामीन होता है जबकि आरएनए में यूरासिल होता है। अब पायरेमिडीन और प्योरीन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो प्योरीन होती है उनमें 2 रिंग्स होती हैं, जो पायरेमिडीन होती है उसमें 1 रिंग होती है। ये सिंगल रिंग्ड है, ये डबल रिंग्ड है। और वो जो 2 रिंग्स होती हैं, एक उसमें 6 मेंबर्ड होती है और दूसरी उसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है। प्योरीन है कौन सी होती हैं? एडेनिन और गुआनिन। और पायरेमिडीन कौन सी होती हैं? अगर सिर्फ डीएनए की बात करें तो साइटोसिन और थायामीन होती हैं, लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो फिर थायामीन की जगह यूरासिल भी होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आरएनए की स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होती है, इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम डीएनए जो है उसके फंक्शंस देखें तो ये इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और फिर नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये एक फ़ायदा हो जाएगा, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो रही है, स्टोर हो रही है और ट्रांसमिट भी हो रही है। दूसरा है इसमें म्यूटेशन होकर इंफॉर्मेशन में चेंजेस भी आ सकती हैं विद द पैसेज ऑफ time. This may be due to the environmental conditions, may be due to antibiotics, drugs या रेडिएशंस की वजह से भी म्यूटेशंस आ सकती हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।